मैं अभिनय, आपका एसएससी अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं रोज मैं 8:30 बजे आता हूँ और अब एक दिन बीच में छुट्टी भी रही, लेकिन अब नहीं रहेगी। और अब टॉप 25 क्वेश्चंस हम एक झटके में करेंगे। मैं ऐसे बोलूंगा, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे होगा। आपको वीडियो रोकनी है, आप चाहें तो रोक सकते हैं, ना चाहे तो ना रोकें, लेकिन आपको 25 सवाल वो करने हैं जो आपके पेपर में आएंगे। मैं चाहता हूं आपको सिलेक्शन तक पहुंचाना। मैं चाहता हूं कि आप गणित के अंदर बहुत समय ना खराब करें। गणित को आप जितना महत्व देने की जरूरत है, कितनी ऐसी सारी चीजें होती हैं जीवन में जिनको हम जरूरत से ज्यादा महत्व दे देते हैं, वही सेम हम गणित के साथ कर रहे हैं कि हम हद से ज्यादा उसे महत्व दे रहे हैं, जबकि जरूरत नहीं है। अब अगर आपको सिलेक्शन लेना है, एक सरकारी नौकरी के सपने को साकार करना है, माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलना है, तो आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। टाइम को, स्ट्रेस को, सिलेबस को, चारों सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज करना है, ये सब भी मैं लगातार सिखाता हूं। आप मेरी बहुत सारी वीडियोज हैं, उनसे भी सीख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। देखो, बी, सी, डी और ई के वेतन क्रमशः 2, 3, 4, 5 के अनुपात में है। ए इसमें है नहीं। उनके वेतन में 20%, 30%, 40 और 50 की वृद्धि हुई। डी का बढ़ा हुआ वेतन ₹560 है। तो बी, सी, डी, ई के मूल वेतन का योग क्या है? देखिए, जब कभी ऐसे सवाल आते हैं तो आपको तो पता ही है हम क्या करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। जैसे बी, सी, डी, ई है तो हमें पता है 2, 3, 4, 5 है, तो हम इसको क्या लिख लेंगे? 200, 300, 400, 500, ये लिख लेंगे। 200, 300, 400, 500। अब उनके वेतन में 20% की वृद्धि हुई, यानी 20% की वृद्धि का मतलब क्या है? वैसे तो जरूरत नहीं है इसको करने की, मेरी बात सुनो। जैसे इसके वेतन में कितनी वृद्धि हुई, इससे मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इन सबका ओरिजिनल वेतन पूछा है, और जो वृद्धि के बाद वेतन है वो सिर्फ डी का दिया हुआ है। तो डी के वेतन में कितनी वृद्धि हो रही थी? 40%। अगर इसमें मैं 40% करूंगा यानी 160 होगा। 40% कितना हो जाएगा? 560। अगर ये 560 हो गया और 560 की वैल्यू भी सवाल में 560 है, तो इन सबके इनिशियल वेतन क्या होंगे? 5, 4, 900, 300, 1200 और 2, 1400 टोटल वेतन होंगे। सोचो, इतना लल्लू सवाल है। इस सवाल के अंदर ना तो इस 20% का कोई यूज है, ना इस 30% का कोई यूज है, ना इस 50%। सोचो कितना वाहियात सवाल है ये। तो हम ये कह सकते हैं कि अब टोटल इनकम कितनी हो गई? टोटल बी, सी, डी, ई, तो आप कह दोगे जी 200, 300, 400, 500 बराबर 1400। ये उत्तर है, बराबर 1400। ये उत्तर है। Some student, only boys and girls from different school appears for an Olympiad exam. 20% of the boys and 15% of the girls failed the exam. The number of boys who passed the exam was 70 more than that of the girls who passed the exam. A total of 90 students failed. Find the number of students that appeared for the exam. देखो भाई, अलग अलग स्कूलों के कुछ विद्यार्थी, केवल लड़के लड़कियां ओलंपियाड परीक्षा में शामिल हुए। 20% और 15% लड़कियां परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गई। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की संख्या से 70 अधिक थी। कुल 90 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल लग रहा है यार ये मुझे। अब जैसे कोई ऐसा सवाल फंस जाता है, मेरी बात समझना, ये बहुत अच्छा सवाल है, और कोई ऐसा सवाल फंस जाए कि हमें कोई ट्रिक दिमाग में नहीं आ रही। कभी ऐसा हो सकता है कि ना ये दिमाग में, मुझे नहीं आती, आप कोई बहुत बड़े वीआईपी नहीं है, नहीं आ रहा कि मैं कैसे सोचूं या क्या करूं। तो मैंने आपको बताया कि ऐसे केसेस में हम बहुत प्यार से सीधे वाइज को ले लेंगे कि भाई 100x है तो x, और गर्ल्स को ले लेंगे 100y। बोलो, ले लेंगे। बॉयज को हमने 100x ले लिया और गर्ल्स को कितना ले लिया? 100y। चलेगा? यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ। 100x, 100y। अब 20% लड़के फेल हुए हैं, 20% लड़के फेल हुए यानी 20x फेल हो गए। पास कितने हुए? 80x। उसके बाद 15% लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई हैं, फेल हुई हैं, तो पास कितनी हुई है? 85y। ठीक है। अब ये कह रहा है कि परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या
परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या यानी कि 80x, और उत्तीर्ण करने वाली लड़कियां यानी कि 85y से कितना ज्यादा है, 70 ज्यादा है। ये 70 दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। एक इक्वेशन तो यहां से बन गई। दूसरा इन्होंने एक और बात दे रखी है, इन्होंने कहा है कि जो फेल हुए हैं बच्चे 20x और 15y, ये भी दिया हुआ है इन्होंने कि 20x प्लस 15y बराबर 90 है, ये दिया है। ठीक है, इन्होंने कहा कि 70 अधिक थी तो हमने 70 लिख दिया पास वालों का। अब मैं अगर इसको भी 80 बनाना चाहता हूं, इसको 80 बनाना चाहता हूं तो ऐसे लिख दूंगा 80x इंटू 4 कर देता हूं, 80x प्लस 60 y बराबर 360। 4 से गुणा किया मैंने। अब मैंने क्या किया, इसमें से इसको घटा दिया, इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो 80x से 80x कट गया। 60 में से 85 घटाऊंगा, 145y बराबर 290 है। तो y कितना आ रहा है, y 2 आ रहा है। y अगर 2 है, 15 दूनी 30, इधर से घटाया तो x कितना आ रहा है, यहां से फिर 3 आ रहा है। y 2 रखने पे x 3 आ रहा है। हमसे सवाल में पूछ रहा है टोटल विद्यार्थी यानी कि 100x बोले तो 300, 100y बोले तो 200, टोटल विद्यार्थी कितने, 500। अच्छा सवाल था, अपने आप में बहुत अच्छा सवाल था, मैं कहूंगा बहुत अच्छा सवाल था। दो वस्तु ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है। इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को वस्तु ए पर 10% और वस्तु बी पर 20% का लाभ होता है। उनके विक्रय मूल्य में अंतर 480 रुपए है। वस्तु बी और ए के क्रय मूल्य में अंतर कितना है, ये बताना है, ये बताना है। दो वस्तु ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है। तो जब कभी ऐसा सवाल आता है तो हमें पता है कि हमें परसेंटेज निकालने और अनुपात दिया हुआ है, तो हम अपनी मर्जी से 400 और 500 मान लेते हैं। ठीक है, 400 और 500 सीपी मान लेते हैं। ठीक है, अब इस वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को वस्तु ए पर 10% और वस्तु बी पर 20% का लाभ होता है। 10% और वस्तु बी पर 20% का लाभ होता है। ठीक है, तो 400 का 10% 40 रुपए लाभ हो रहा है और 500 का 20% 100 रुपए लाभ हो रहा है। ठीक है, अब देखो इसका मतलब ये कितने का माल है टोटल, 440 का, और ये कितने का लाभ है, 10% की हानि थी, नहीं लाभ ही था दोनों, 600 का, 600 का था। तो मैंने ये कहा कि कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों में, 160। 160 की वैल्यू 480 है, एक की कितनी होगी, 3, एक की 3 आ गई। इन्होंने कहा बी और ए के क्रय मूल्य में अंतर कितना है, तो 100 का अंतर है, 100 की वैल्यू 300 आ गई। यही उत्तर है, यही उत्तर है। देखो भाई 25% अधिक का मतलब क्या है, 1/4, यानी 4 का समान 5 में जा रहा है। ठीक है, 10% की छूट देता है यानी 1/10 करता है। 10% की छूट देने का मतलब क्या है, 10 का समान 9 में, सॉरी 10% की छूट, हाँ 10 का समान 9 में। बेचते और खरीदते समय 10% का घपला करता है, यानी कि एक बार तो 10 की जगह 11 लाया है और एक बार 9 की जगह 10 बना के बेच रहा है। एक बार 10 की जगह 11 लाया है और एक बार 9 की जगह 10 बनाकर बेच रहा है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, खेल खत्म हो गया। 10 से 10 कट गया दोस्त, 9 से 9 कट गया, 40, 5 दूनी 10, 4 और 2 8 से 11 हो, बोलो 8 से 11 हो रही है। 8 से 11 होने का मतलब बता सकते हो, 3 का फायदा है 8 पे, 100 पे कितने का होगा, 3/8, 37.5%। बोलो भाई, मैंने बड़े प्यार से समझा। एक दुकानदार 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, 10% छूट देता है, खरीदते और बेचते समय 10% का घपला करता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, तो बड़ी सिंपल सी बात थी, बड़ी सिंपल सी, और वो बात इतनी सी थी कि 25% अधिक मूल्य अंकित करना है, 1/4, 4 से 5 करना है। 10% छूट दे रहा है, 10 पे 1 की छूट, 10 से 9 कर रहा है। फिर आप कह रहे हो खरीदते और बेचते समय 10% का घपला, यानी 10 पे 1 ज्यादा लाया, 11,
और अब 10 पे 1 कम करने की बात कर रहा है, यानी 9 को 10 बनाने की बात कर रहा है। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, बट ये बहुत सुंदर सवाल है, बहुत सुंदर सवाल है, बहुत ही अलवेला सवाल है मैं कहूंगा। देखो भाई, एक्स और वाई जेड एक काम को 46, 92 और 23 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स ने काम शुरू किया, वाई 2 दिनों के बाद उसके साथ जुड़ गया। अब देखो इस सवाल में क्या है, पहले एलसीएम ले लेते हैं। बड़ा प्यारा सवाल है ये। इस सवाल को वही कर पाएगा जिसने मेरा कॉन्सेप्ट जाना है, क्योंकि अभी तक तो सवाल आते थे पेपर में कि उसने छोड़ दिया, इसने छोड़ दिया। इसमें छूटा नहीं है, लोग जुड़ रहे हैं आके। लोग क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। देखो भाई, तो मैंने कहा कि ये 46 दिन में कर रहा है, ये 92 दिन में कर रहा है, और ये 23 में कर रहा है। एलसीएम कितना आ गया, 92। 46 दूनी 92, 92 कम 92, 23 चौक 92। अब इन्होंने कहा एक्स ने काम शुरू किया, वाई 2 दिन के बाद आके जोड़ा, जेड प्रारंभ से 8 दिनों के बाद आके जोड़ा। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर ये लोग शुरू से ही साथ होते, अगर ये तीनों शुरू से ही साथ होते एक्स वाई जेड, तो आपको पता है फिर काम 92 नहीं होता, ज्यादा होता। कैसे, वाई 2 दिन के बाद आया था, 2 दिन का काम उसका और जुड़ जाता। जेड 8 दिन के बाद आया था, तो 8 चौक 32 और जुड़ जाता। और इस काम को कौन करते, तीनों लोग करते। 4 और 2 6 और 1 7, यानी ये कितना हो गया भाई, 2 और 2 4, 6, 9 और 3 12 बटे 7। क्या आपने कभी देखा इस सवाल को इस तरीके से करते हुए किसी को? बोलो बेहतरीन तरीका लगाया कि नहीं, पहले ये बताओ। बोलो बेहतरीन तरीका लगाया कि नहीं, ये बता दो बस मुझे। देखो भाई, पी और क्यू मिलकर एक काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। पी और क्यू मिलकर इस काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। क्यू और आर उसी काम को 60 बटे 7 दिन में। अब एलसीएम कितना आ गया, 60 एलसीएम आ गया। ये कितना काम कर रहे हैं, 10, ये कितना कर रहे हैं, 7। इन्होंने कहा पी ने काम आरंभ किया और 3 दिनों तक किया, क्यू और आर 6 दिनों तक कार्य करते रहे। आर और पी द्वारा उस क्यू और आर 6 दिनों तक कार्य करते रहे। तो क्यू और आर 6 दिन में कितना काम करेंगे भाई, 6 गुणा 7 42, 42 काम करेंगे। इसका मतलब पी ने वो 18 काम खत्म किया था जो स्टार्टिंग में किया था 3 दिनों में, तो पी की इफिशियंसी 6 आ गई। बोलो, यही तो मतलब है इस बात का। इस बात का यही तो मतलब है कि क्यू और आर ने 6 दिनों तक काम किया, तो 6 सत्ते 42 काम कर दिया। तो फिर पी ने कितना काम किया है, ये 6। तो पी की इफिशियंसी कितनी आ गई भाई, 6। अगर पी की 6 तो क्यू की 4, और क्यू की 4 अगर है तो आर की 3। अब सवाल में कह रहा था कि पी और आर द्वारा पूरा काम खत्म करना है, पी और आर द्वारा। तो पी की इफिशियंसी 6 और आर की कितनी है, 3। तो 60 बटे 9, 60 बटे 9 20 बटे 3 उत्तर आ जाएगा जो हमारा आर। गलत है क्या, आर और पी द्वारा अंदर डिफरेंस ऑफ डेज। अच्छा, डिफरेंस ऑफ डेज, ओके। आर और पी का डिफरेंस पूछा है भाई। तो आर कितने दिन में करेगा, 60 बटे 3 20 दिनों में करेगा। और पी कितने में करेगा, 60 बटे 6 10 दिनों में करेगा। तो डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस पूछा है 10 होगा। मुझे लगा मिलके कितने में करेंगे, 72 किलोमीटर प्रति घंटा 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशाओं से आ रही समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर जाती हैं। 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पहली रेलगाड़ी कितने समय में पार करेगी, पहली रेलगाड़ी कितने समय में पार करेगी। ये भी सीएचएसएल में आया हुआ सवाल है। आप सोच रहे होंगे क्या सीएचएसएल में ही आते होंगे, ट्रेन एक सिंपल टॉपिक है। नहीं, मेंस में भी आते हैं, दिखाऊंगा आपको भी। 72 और 108 की गति से आ रही है समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार 10 सेकंड में कर जाती हैं। इसका मतलब क्या है, दोनों की लंबाई का जोड़ में बता देता हूं, ठीक है। दोनों, इन्होंने कहा 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पहली रेलगाड़ी कितने में पार करेगी, ये बताना है। तो पहले तो मैं डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब डिस्टेंस, दोनों की लंबाई सेम है, l प्लस एल। स्पीड का सम कितना होगा, 72 प्लस 108। विपरीत दिशाओं से आ रही है, लेकिन हमें 5/18 और करना है। क्यों करना है, क्योंकि मीटर पर सेकंड में निकालना है। सही है, ये 5/18 सबको समझ आ रहा है, सबको समझ आ रहा है 5/18। आप चाहो तो पहले ही चेंज कर लेते, हमने एक साथ कर लिया। तो 18 चौक 72, 18 छिक्के 108, तो ये 10 पूरा कट जाएगा। नहीं, 10 तो कटेगा ही नहीं, ठीक है।
18 से डायरेक्ट कट गया तो L1 प्लस L2 कितना आ गया, 4 और 6 10 पंजे 50 और ये 500। 500 का मतलब 250 की ये है और 250 की ये है, यही मतलब है। 500 का मतलब क्या, 250 की ये है, 250 की ये है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पहली रेलगाड़ी कितने समय में पार करेगी। 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पहली रेलगाड़ी कितने में पार करेगी, तो अब मुझे ये टाइम निकालना है। तो ये टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस तय करेगी वो अपनी लंबाई प्लस 350 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई बटे उसकी स्पीड कितनी है पहली रेलगाड़ी की, मैं चेंज करके निकाल ही लेता हूं, 5/18 कर देता हूं, 18 चौक 72, 4 पंजे 20 मीटर पर सेकेंड, 4 पंजे 20 मीटर पर सेकेंड, तो मैंने 20 से भाग कर लिया। आपने देखा जी ये कितना आ जाएगा, 600/20 यानी 30 सेकेंड में पार करेगी। क्या आप सबका उत्तर आ रहा था 30 सेकेंड? मैंने कहा सिंपल सवाल था कि 72 और 108 की रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं से आ रही थी, एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर रही थी। अब हमें यही बताना है कि 350 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, तो पहले मैंने लंबाई निकाल ली। मैंने कहा जब वो दोनों एक दूसरे को पार करेंगी तो क्या होगा, दोनों अपनी लंबाई की जोड़ के बराबर दूरी तय करेंगे, दोनों की लंबाई बराबर है, 2L हो गया। स्पीड 72 और 108 है, गुणा 5/18 किया क्योंकि सेकंड में था, 10 मीटर पर सेकंड में बनाया, 18 से भाग किया, 4 और 6 10, 50 आ गया, L1 प्लस L2 यानी कि दोनों की अलग अलग लंबाई 250 हो गई। अब पहली वाली ट्रेन खंबे को कितने में पार करेगी, प्लेटफॉर्म को, तो उसमें हम यूज करेंगे पहले वाले की स्पीड 5/18 करके 20 मीटर पर सेकंड निकाल लिया, तो ये 250 है और ये 350 है और ये 20, तो 30 सेकंड उत्तर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है आपका, थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, लेवल बढ़ रहा है। ये देखो, ये सवाल देखो, तो एक सीधी सड़क पर एक बस उसी दिशा में चल रही एक कार से 30 किलोमीटर आगे है, 3 घंटे बाद बस से 60 किलोमीटर आगे है कार बस से, यदि बस की गति इतने है तो कार की गति बताइए। एक सीधी सड़क पर एक बस उसी दिशा में चल रही एक कार से, मैं लिख के बता देता हूं, ये बस है, ये कार है और ये एक दूसरे से 30 किलोमीटर पीछे दूरी पर है, ठीक है, 30 किलोमीटर। इसके बाद 3 घंटे बाद क्या हुआ, 3 घंटे बाद समझना, कार यहां पहुंच चुकी है और 60 किलोमीटर आ गया, 60 किलोमीटर आ गया मनता। मैं ये कह सकता हूं कि कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो आप कहेंगे 30 प्लस 60 90 तय किया, और ये बराबर होती है रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। बोलो भाई, भाई कार यहां से यहां तक 90 किलोमीटर चल चुकी है, चल चुकी है कि नहीं, कार यहां से यहां तक 90 किलोमीटर चल चुकी है। मैंने कहा 90 बराबर, आपको टाइम पता है, रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई, रिलेटिव स्पीड निकलेगी कैसे, आप बता सकते हो किसकी स्पीड ज्यादा होगी, कार की, तो रिलेटिव स्पीड कैसे आ जाएगी, कार माइनस बस बी इंटू टाइम 3 घंटे, 3 से ये कट गया 30 बार, तो कार बराबर आ गया 30 प्लस बस, और बस की स्पीड कितनी है भाई 42 बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मैं एक एक चीज करके बता रहा हूं, इतनी जरूरत नहीं है, आप खुद भी दिमाग लगा सकते थे। आप कैसे दिमाग लगा सकते थे बताता हूं, कि कार ने 30 किलोमीटर पीछे से 60 किलोमीटर आगे पहुंच गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 90 किलोमीटर उसने 3 घंटे में ज्यादा चला है, यानी हर घंटे वो 30 किलोमीटर ज्यादा चलती है बस से, मानते हो, हर घंटे वो बस से 30 किलोमीटर ज्यादा चलती है। बस 1 घंटे में 42 चलती है, वो 30 ज्यादा चलती है तो वो 72 चलती है। ये कॉमन सेंस वाला भी सवाल था कि हम नॉर्मली भी कर सकते थे। फिर से बता रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं ये बस है और ये 30 किलोमीटर पर है, ये 60 किलोमीटर पर है, ठीक है। ये कार 30 किलोमीटर पीछे थी, अब 60 किलोमीटर आगे, यानी 3 घंटे में कार ने 90 किलोमीटर चला है। लेकिन उस वक्त बस ने भी चला है, आप समझो इस बात को कि उस वक्त बस ने भी चला है, ऐसा नहीं है कि बस नहीं चल रही, दोनों चल रही हैं। ये तो हमने यहां पे बस को 0 मान लिया है, लेकिन चल बस भी रही है। तभी मैंने कहा कि डी बराबर कितना है 30 प्लस 60 90, और दूरी बराबर होती है रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम, टाइम 3 घंटे था। रिलेटिव स्पीड क्या होगी, कार ज्यादा तेज चल रही है, कार माइनस बस,
तो कार माइनस बस 30 आ गया, बस कितना था 42, तो 72 उत्तर आ गया। कॉमन सेंस ये कह रहा था, इस तरीके से कर सकते थे कि 3 घंटे में 90 किलोमीटर आगे निकली है कार, यानी हर 1 घंटे में वो 30 किलोमीटर कवर किया है, बस से आगे निकली है, और बस की 42 थी तो उसकी 72 है। कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, मानते हैं। के स्क्वायर बटे एम बराबर एम बटे 16, तो मैं सीधे लिख सकता हूं के स्क्वायर बटे एम बराबर एम बटे 16। ठीक है, तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, आपसे मैं इतनी सी बात पूछ रहा हूं, तो आप ये कहेंगे यहां से हम ये निकाल सकते हैं कि के स्क्वायर बटे एम स्क्वायर का जो मान है वो 1/16, ये कह सकते हैं। यानी मैं के स्क्वायर को एक, अब आप देख रहे हैं कि ऊपर नीचे डिग्री सेम है बेटा, डिग्री सेम है कि नहीं, स्क्वायर स्क्वायर है, तो मैं डायरेक्टली के स्क्वायर का मान 1 और एम स्क्वायर का 16 रख सकता हूं। 16 दूनी 32 और 1 33 आ जाएगा। के स्क्वायर 1, एम स्क्वायर 16 और 1 17 आ जाएगा, यानी 33:17, सी उत्तर आ जाएगा। क्या इस सवाल को करने में मुश्किल हुई किसी को भी, मुझे बताओ। अगला सवाल पूछ रहा हूं। एक पेड़ पर कुछ तोते और कुछ कबूतर 7:9 के अनुपात में बैठे हैं। 1 घंटे बाद 8 तोते उड़ गए एक आदमी के, और 6 कबूतर और 10 गौरैया आकर पेड़ पर बैठ गईं। अब पेड़ पर तोते और कबूतर का अनुपात 1:4 है। तोते और उड़ गए तोते। देखो भाई, तोते, मुझे नाम बहुत अच्छा लग रहा है तोते, मैं सोच रहा हूँ घर पे ले आऊं तोता, बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। तोते, कबूतर, और कौन कौन है, गौरैया जी हैं। गौरैया रे गौरैया रे गौरैया रे गौरैया रैया रैया रे। 7:9 था, ठीक है। 8 तोते उड़ गए और 6 कबूतर और 10 गौरैया आके पेड़ पे बैठ गए। तो अब पेड़ पर तोते और कबूतर का अनुपात 1:4 है। अच्छा, ये अनुपात 1:4 कब हुआ है, कोई बता सकता है? जब 8 तोते उड़ गए और 6 गौरैया आके बैठ के, 6 कबूतर और 10 गौरैया, यही है भाई, ठीक है। अब पेड़ पर तोते और गौरैया का अनुपात बताना है। अब पेड़ पर तो मुझे अब वाले निकालने पड़ेंगे। मैंने कहा 7 चौक 28 और 9 एकम 9, 28 और 9 का अंतर कितना आ रहा है भाई, 19। 6 एकम 6, 8 चौक 32, 32 माइनस का करूंगा 6 में से 38, यानी 19 की वैल्यू 38। एक की कितनी आ गई, एक की अगर 2 आ गई तो 7 की कितनी आ गई, यानी 14 तोते थे। अब अगर 14 तोते थे, उसमें से आपने कहा 8 उड़ गए, तो तोते कितने बचे थे, 6। गौरैया तो पहले थी नहीं, अभी आई गौरैया, तो 10 थी। तो अनुपात कितना आ गया, 3:5। कोई ऐसा बच्चा था जिसका 3:5 आ रहा था? ये सवाल समझ में आ गया? ये सोचो, इतना मुश्किल सवाल एमटीएस में आया कि पहले तोते और कबूतर थे। हम चाहते ना तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे कि हम पहले 1:4 ही लिख लेते ऊपर, 1:4, और फिर 7:9 लिखते। ऐसा कब होता, -8 और 6, तो 9 एकम 9, 7 चौक 28 का अंतर 19 आ गया। 7 छिंग 42, 9 अट्ठे 72 और 42 114, 19 की वैल्यू 114 आ जाती, तो एक की 6 आ जाती। यहां से भी हम 6 निकाल सकते थे, यहां से भी हम 6 निकाल सकते थे। देखो, बहुत प्यारा सवाल था ये, जिस बच्चे ने भी कर दिया वो बड़ी बात है। बाकी मैं समझाता हूं क्या है सवाल। 105 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 8:7 है। यदि मिश्रण की कुछ मात्रा हटा दी जाती है, जिसमें 14 लीटर पानी था, और बाद में शेष मिश्रण में 5 लीटर पानी मिलाया जाता है। आप एक बात बताओ, जब आप कुछ मात्रा हटाओगे, हटाई गई मात्रा की बात कर रहा हूं मैं, हटाई मात्रा, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि आप हटा लो या कुछ भी कर लो, अनुपात क्या होता है, सेम अनुपात में हटता है, सेम अनुपात में बचता है। तो जो हटाई मात्रा होगी वो भी 8:7 होगी, ठीक है, 8:7। अगर ये 8:7 है तो 7 की वैल्यू 14 लीटर है, 7 की वैल्यू 14 लीटर है, तो 8 की कितनी होगी, 16 लीटर। यानी अगर आपने पानी 14 लीटर निकाला है तो उसके साथ 16 लीटर दूध निकला होगा, टोटल जो है 30 लीटर निकला है। मानते हो कि नहीं? टोटल कितना निकला है, 30 लीटर।
हटाई गई मात्रा क्या है 8:7, तो ये 16 लीटर है, ये 14 लीटर, 30 लीटर हो गया। ठीक है, बाद में शेष मिश्रण में 5 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो दूध का नया अनुपात पानी के लिए क्या है, ये पूछ रहा है। बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा दोस्त। 30 लीटर है, 8:7, ये 16 लीटर, 14 लीटर और ये 30 लीटर। ठीक है, 30 लीटर निकला है, तो अब 105 में से अगर मैं कहूं कि 30 लीटर भी निकला है, तो बचा कितना है 75 लीटर। 75 लीटर, अनुपात कितना है 8:7 है या नहीं? तो आप बोलोगे 8:7 मतलब 15 की वैल्यू 75 लीटर है, 1 की 5 लीटर, या ये कह सकते हैं 5 लीटर की 1। अब आप इसमें 5 लीटर पानी मिला रहे हो, यानी आप 1 जोड़ रहे हो। 1 जोड़ने का मतलब 8:8, बोले तो 1:1। क्या आप में से किसी ने इस तरीके से किया जैसे मैंने किया? देखो भाई, दोबारा बता रहा हूं, मैंने कहा 105 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 8:7 है। यदि मिश्रण की कुछ मात्रा हटा दी जाती है जिसमें 14 लीटर पानी था और बाद में शेष मिश्रण में 5 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो दूध और पानी का अनुपात बताओ। तो हमने कहा ये 16 लीटर है और ये 14 लीटर है, टोटल मिला के कितना होगा 30 लीटर। 105 में से वो 30 लीटर घटा दिया, कितना बचेगा 75 लीटर। 15 की वैल्यू 75 लीटर है, तो 8:7 हो गया, अनुपात वही रहेगा, यानी 15 की 75, 1 की 5, 5 लीटर 1 है, तो 1 मिला रहे हैं क्योंकि 5 लीटर मिला रहे हैं, इसलिए 1 जोड़ दिया, 8 8 1 1। समूह के 120 छात्रों की उम्र 13.56 वर्ष है। छात्रों में 35% लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं। मैंने यहाँ पे गर्ल्स लिखी और यहाँ पे बॉयज, और आप कह रहे हो 35% लड़कियां हैं, लड़के कितने हो गए 65%। 5 से काटूंगा, 5 7 35, 7 और 13 का अनुपात है। लड़कों और लड़कियों की संख्या का औसत का अनुपात 6:5 है। औसत देखो, अब पता है, आप एक चीज करो ताकि डिवाइड करने में दिक्कत ना आए। कैसे? मैं ये कह रहा हूं कि अब आपको पता है कि 13 और 7 में बांटना है, यानी 20 का गैप बना लो इन दोनों के बीच में, जो कि नहीं है, फिर तकलीफ होगी वरना। तो मैंने 20 छिक्के 120 और 20 पंजे 100 बना लिया। अब देखो इसका फायदा क्या होगा, जैसे इसके बीच का गैप है 20, तो वो 7 और 13 में सीधे बढ़ जाएगा, नीचे यहाँ 7 यहाँ 13। अब या तो 120 में से 13 घटा दो या 100 में 7 जोड़ दो, 107 ओवरऑल एवरेज आ जाएगा। इस ओवरऑल एवरेज की वैल्यू 13.56 दे रखी है। बोलो दे रखी है कि नहीं? बोलो भाई। 120 छात्रों में 35% लड़कियां, 7 और 13 का अनुपात है, 6 और 5 था, 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10, 100। तो मैंने क्या किया, 7 और 13 में बांट दिया इस 20 को। 107, 107 की वैल्यू ये है, कितनी बार कटेगा भाई ये? मुझे नहीं लगता कि कट पाएगा इससे। लड़कियों का औसत पूछा है, 120 का पूछा, उल्टा लिख दिया हमने, एक गड़बड़ कर दी, उल्टा कर दिया हमने शायद, क्योंकि लड़कों का 6 है, ये लड़कों का है, ये उल्टा कर दिया हमने। बस ये हमसे गड़बड़ हो गई कि यहाँ उल्टा है, ये 100 और ये 120 होगा, क्योंकि वहां पे 6 5 पहले लड़के हैं फिर लड़कियां, यहाँ पे हमने पहले लड़कियां लिखी है। तो अब जो ये 20 का गैप है, अब 7 13 में बांटेंगे तो ये 7 और ये 13, तो ये 113 आ जाएगा। 113 क्लियर है? 113 की वैल्यू सवाल में 13.56 है। ठीक है, कटेगा 113 भाई इससे। 113 एकम 113, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बचेगा कितना 22, 226, 1.2, एक की वैल्यू 1.2। तो लड़कियों का औसत 100 की कितनी होगी 12.12 आएगा, सॉरी, एक की वैल्यू 0.12, तो 12 उत्तर आ जाएगा। देखो XYZ मिलकर साझेदारी में 1,20,000 रुपए की पूंजी से एक व्यवसाय शुरू करते हैं जिसमें Y और Z के योगदान X के योगदान से क्रमशः 40% और 1,000 रुपए अधिक है। In which the contribution of Y and Z are respectively 40% more and 1,000 रुपए more than that of X। वाह। अर्जित लाभ पूंजी का 20% है, इस लाभ में से 10% फालतू खर्चों में चला जाता है, X का हिस्सा बताओ क्या? कितना गजब सवाल है यार, ये कितना गजब सवाल है। मैं ये कह रहा हूं ये X है और ये Y है और ये Z। मैंने मान लिया कि ये 100 A निवेश करता है,
तब y इससे 40% ज्यादा करता है 140a करेगा। दिया हुआ है ना 140a, जिसमें y और z के योगदान x के योगदान से इतना अधिक है। अगर मैं z की बात करूं तो 100a प्लस, या आप इतना लंबा नहीं कर सकते तो आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे 40% का मतलब 2/5 होता है 2/5, तो आप क्या करें, इसको 5a मान लें, तो 2 ज्यादा है 40%, 7a हो जाएगा, और ये 5a प्लस 1000। अब मुझे टोटल तो पता है ना दोस्त, मुझे टोटल कितना पता है, मुझे ये पता है कि ये टोटल 7 5 12 और 5 19, 12 और 5 17, तो 17a प्लस 1000 बराबर 1,20,000। यानी यहां से a कितना आ जाएगा, 17 7 119, 7,000 आ जाएगी a की वैल्यू। अगर a की वैल्यू 7,000 है तो ये 35,000, 35 के, सत्तू सत्तू 49 के, और 35 और 1 36 के, ये लाभ हो जाएगा। ठीक है भाई, इस अनुपात में लाभ बटेगा, आपने देख लिया इस अनुपात में बटेगा। इन्होंने हमसे x का पूछा है, तो x 35 का मल्टीपल होगा, और 35 का मल्टीपल वैसे ये दिख रहा है, 35 का मल्टीपल 6300 भी हो सकता है, इसलिए कह नहीं सकते अभी। अब मैं ये कह रहा हूं कि टोटल इसका लाभ कितना है, 20%, यानी 20% का मतलब 12 दूनी 24,000, 24,000 में 10% फालतू के खर्चों में लग जाता है, यानी इसका भी 90% है। 10% 2400, तो 21,600 है टोटल लाभ, 21,600 टोटल प्रॉफिट है। तो 21,600 टोटल लाभ हो गया। तो यहाँ पे कितना आ रहा था भाई, 35 और 35 70, और 1 71, और 9 80, और 4 120 के, 120 के की वैल्यू है ये। तो 0 से 0 कट जाएगा, 12 से काटूंगा तो 18 बार, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, के से तो के कट ही रहा है ना, 120 की वैल्यू कर लो खाली, 120 की वैल्यू है, तो 0 से 0 कट गई, और 12 निम्मा 18, 180 आ गई 1 की वैल्यू। 1 की वैल्यू अगर 180 है तो 35 की कितनी होगी ये बताना है, 35 दूनी 70, और 7 नीम 6300। ये सवाल फिर भी थोड़ा सा मतलब कैलकुलेटिव था। अगर मेंस में इस तरीके के सवाल भी पूछे जाएं तो अच्छी चीज है। मेंस में अगर इस तरीके के सवाल भी पूछे जाएं तो अच्छी चीज है, टाइम टेकिंग है। ये शॉर्ट निकालना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि पहले आपको ये चीज तो करनी पड़ेगी। 40% का मतलब 2/5, यानी आप ये कहोगे कि ये अगर 5a है तो ये 7a होगा, अगर ये 5a है तो ये 7a होगा, और ये 1000 ज्यादा है तो आप ये कह सकते थे कि भाई 7 5 12 5 17, और 1000 उधर से माइनस कर देते तो डायरेक्ट निकाल सकते थे। मैंने थोड़ा सा लिख के बता दिया है, एज सच कोई बहुत लंबा नहीं हुआ है। फिर भी देखो भाई, 125 से वो संख्या कटती है जिसके लास्ट 3 डिजिट 125 से कटेंगे, जिसके लास्ट 3 डिजिट 125 से कटेंगे। ठीक है, अब आप समझना बात को कि 125 से कटने का मतलब लास्ट में या तो 125 ही आ जाए। अब देखो 125 दूनी 250 होते हैं, लेकिन लास्ट में 5 है तो ऑड ही आएगा, तो 125 दिया, 375 पॉसिबल है, 125 पंजे 625 पॉसिबल है, 125 सत्ते कितना होगा, 775 नहीं 875 संभव है। और निम्मा मैं वही कह रहा हूं ना कि अब हमें पता चल गया तो हम ऐसे करेंगे नहीं, क्या क्या होगा, हम तो ये सीधे कह देंगे 3 से गुणा, 5 से गुणा, 1 से गुणा, 3 से गुणा, 5 से गुणा, 7 से गुणा, 9 से गुणा, सबकी 125 से होगी, तो 1 2 3 4 5 वैल्यू पॉसिबल हो जाएगी। सीधे कह देंगे 5 वैल्यू पॉसिबल। आगे बढ़ते हैं, ये देखना इसी तरीके से जल्दी देखो। टीयर 2 में आया भाई, रेजिमेंट में युद्ध से पहले अधिकारी और सैनिकों की संख्या के बीच का अनुपात 3:31 था। एक युद्ध में 6 अधिकारी और 22 सैनिक मारे गए, तो अनुपात 1:13 हो गया। युद्ध से पहले रेजिमेंट में अधिकारियों की संख्या कितनी थी? युद्ध से पहले की अगर मैं बात करूं, अधिकारियों की संख्या 3 थी भाई। अब 3 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, बी।
ये सवाल अच्छा लगा मुझे तो। देखो भाई, अब 3 अंकों की उस बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसका मैथ से 23 है। भाई 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, यानी मुझे 999 के करीब देखनी पड़ेगी कोई संख्या जो 23 से कटती हो। तो भाई 23 तिया 69, 23 चौक 92, 7 9 23 तिया 69, 10, यानी 10 बच रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ बड़ी से बड़ी संख्या जो 23 से कटती है वो 989 है। ये लो जी, बड़ी से बड़ी संख्या 989 है। और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1000 होती है, छोटी से छोटी। तो मुझे ये 23 से काटनी है, 23 चौक 92, कितना बचेगा 880। अब मैं चाहता हूं कि और ये 92 आ जाता तो कट जाता, तो इसमें 12 और जोड़ देता हूं, तो 1012, 1012 कटेगी। बोलो भाई, आप निकालते भी नहीं तो भी आप कर सकते थे कि इससे 23 बड़ी जो होगी वही संख्या हो जाएगी जो इससे 23 बड़ी होगी, तो आप इसी में 23 जोड़ सकते थे। तो ये कितना आ गया, 2001 उत्तर आ गया। अच्छा सवाल था, अच्छा सवाल पेपर में पूछा गया सीपीयू 2019 में। ऐसे सवाल आपको आने चाहिए। एक एक्सटीरियर एंगल पे और क्लासिक सवाल पूछता हूं, देखते हैं कौन कौन बच्चा कर पाएगा इसको। ये कह रहा है दी गई आकृति में कुछ कोण दिए गए हैं तो एक्स का मान बताइए क्या हो। बड़ा प्यारा सवाल है। अगर मैं सिर्फ एक्सटीरियर एंगल की बात करूं, इस एक्स की बात करूं, तो मैं ये कह सकता हूं यहाँ पे इस एक्स की अगर मैं बात करूं तो ये कह सकता हूं कि ये एक्स बराबर है, ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है 60 प्लस अल्फा। बोलो है या नहीं, ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है 60 प्लस अल्फा। अच्छा, यहां पे एक चीज और थोड़ा सा दिमाग लगा के देखें, तो ये इस ट्राइंगल का भी एक्सटीरियर एंगल है मेरा 21 प्लस बीटा, यानी ये 21 प्लस बीटा के भी बराबर है। बोलो बात ठीक है कि नहीं। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर ये x इन दोनों के बराबर था तो यहां से मैंने ये निकाल दिया कि बीटा माइनस अल्फा, 21 को मैं इधर ले आया, 21 को इधर लेके आऊंगा 39 डिग्री बराबर बीटा माइनस अल्फा आ गया। एक रिश्ता आ गया बीटा और अल्फा का आ गया। अब आप ये बता सकते हो कि क्या कोई रिश्ता अल्फा और बीटा में है। तब एक बच्चा कहेगा हाँ जी एक रिश्ता तो है। क्या है, देखो ये ट्राइंगल, ये बहुत ध्यान से अगर आप देखोगे तो एक नया रिश्ता हमें दिख रहा है। दिख रहा है या नहीं। हमें क्या दिख रहा है मित्र, हमें ये दिख रहा है कि ये 2 अल्फा प्लस एक्स बराबर 2 बीटा है, या मैं ये कह सकता हूं कि 2 बीटा बराबर एक्स प्लस 2 अल्फा है। अगर यहां से x निकालना है तो 2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बीटा माइनस अल्फा है। बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू पहले ही हम निकाल चुके हैं 39, 2 गुणा 39 बराबर 78। पिछली क्लास से सिर्फ एक्सटीरियर एंगल पे फोकस कर रहा हूं, फिर भी आप नहीं कर पा रहे, ये आपका दुर्भाग्य है। यहां से शुरू करो, पहले ये सवाल करो। पेपर में आया हुआ सवाल है, प्री में आया हुआ सवाल है, इस सवाल को करेंगे जल्दी से। एक त्रिभुज एबीसी में एडी परपेंडिकुलर है बीसी के, बीई परपेंडिकुलर है एसी की, बीई कट करता है एफ पर, आपस में दोनों एक दूसरे को एफ पर कट करते हैं, बी एफ ए सी के बराबर है, फाइंड एंगल एबीसी। एबीसी ट्राइंगल है, ध्यान से समझना। एडी परपेंडिकुलर है बीसी पे, बीई परपेंडिकुलर है एसी पे, और दोनों एक दूसरे को एफ पर काट, ठीक है दोस्त। इन्होंने क्या दिया हुआ है, बी एफ और ए सी बराबर है, बी एफ ए सी बराबर है, यानी क्या हम ये कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल देख लें कुछ बात बन जाए। तो आपने कहा कि जी ये एंगल अगर अल्फा मानता हूं तो ये 90 है, ये 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, और ये 90 है तो ये वापस अल्फा होगा, ये 90 माइनस। आपको नहीं लगता कि दो ट्राइंगल है मेरे पास, बी एफ डी और ट्राइंगल ए सी डी, एंड
इन दोनों में एक एंगल अल्फा है, एक 90 माइनस अल्फा है, और ये जिस भुजा पे हैं वो दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर हैं, बी एफ बराबर ए सी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बी एफ डी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए सी डी के? बी एफ डी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए सी डी के? बताओ भाई, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? आपने कहा हाँ जी ये तो बिल्कुल हमें समझ में आ गया, लेकिन अब इससे होगा क्या? मैंने कहा अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाकी की भुजाएं भी बराबर होंगी। तो कैसे चेक करते हैं? 90 माइनस अल्फा के सामने की भुजा इसमें क्या है? इस ट्राइंगल में तो आप कहेंगे बी डी है। इस ट्राइंगल में 90 माइनस अल्फा के सामने की भुजा क्या है? ए डी है। यानी ये हमने निकाल दिया। जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम ये कह सकते हैं कि बी एफ डी और ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट होने पर बी डी और ए डी बराबर होंगे। मैं अलग से चित्र बना लेता हूं आपको समझाने के लिए। मैंने ये प्रूफ कर दिया कि ये 90 तो था ही, ये दोनों बराबर आ गए। अब आप ही बताइए कि अगर ये दोनों बराबर आ गए, अगर ये दोनों बराबर हैं और ये 90 है, तो आपको नहीं लगता ये 45-45 के होंगे? यही पूछ रहा है एबीसी। अगर ये दो भुजाएं बराबर हैं और एक कोण 90 है, तो ये दोनों कोण 180 माइनस 90/2 नहीं हो जाएंगे? इतने तो नादान मत बनो। अरे मैंने कुछ नहीं करा, मैंने ये कहा कि एबीसी एक ट्राइंगल है और एडी परपेंडिकुलर था, बीई दोनों एफ पे कट कर रहे थे, तो मैंने दो ट्राइंगल पकड़े। अब आप सोचेंगे ये दो क्यों पकड़े आपने? क्योंकि आपने खुद कहा था कि एक तो बी एफ, और बी एफ किस ट्राइंगल की भुजा है? इसकी। ये ए सी के बराबर है, तो ए सी किस ट्राइंगल की भुजा है? एडी। दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 ये 90। तो मैंने कहा अगर ये अल्फा मानता हूं तो ये 90 है, ये 90 माइनस अल्फा होगा। अब अगर ये 90 है, 90 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा होगा। तो आपके पास दो ट्राइंगल कुछ इस तरीके से हैं कि ये भुजा इक्वल है और ये अल्फा और ये 90 माइनस अल्फा। फिर आपके पास एक और ट्राइंगल छोटा सा बना हुआ है जिसमें ये बराबर है भुजा और ये अल्फा और ये 90 माइनस अल्फा। तो हमने कहा 90 माइनस अल्फा के सामने की ये और 90 माइनस अल्फा के सामने की भुजा ये भी तो आपस में बराबर होंगी। कुछ गलत बताया तो बताओ। बहुत नॉर्मली, बहुत आराम से, बहुत सना सना में पढ़ा रहा हूं। दी गई आकृति में क्षेत्रफल x बताना है, तो निकाल देंगे। 4 और 3 5, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अनुपात पता लग जाए तो बात बन जाएगी जी। तो बस अनुपात पता लगा लेते हैं कि अनुपात क्या होगा और उसके बाद खेल खत्म। तो देखिए मैं अनुपात की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं एबीसी का एरिया निकाल सकता हूँ। आप मानते हैं? आप कहेंगे हाँ जी, हाफ गुणा 3 गुणा 4, 3 चौक 12 बराबर 6। ठीक है, एबीसी का एरिया। मैंने कहा मैं एबीडी का एरिया निकाल लेता हूँ। एबीडी का एरिया हाफ इंटू 3 इंटू 2 बराबर 3 आ गया। जब ये दोनों एरिया आ गए तो मैं घटा के एडीसी का एरिया भी निकाल लेता हूँ। तो आपने कहा वो भी 6 माइनस 3 3 आ गया। अब अगर मुझे ये अनुपात पता लग जाए कि किस अनुपात में है, तो मैं इस 3 को डिवाइड कर दूंगा इस अनुपात में। मानते हैं कि नहीं? मानते हैं नहीं? बताओ। देखो भाई अब क्या होगा, अब आप देखेंगे कि अनुपात की अगर हम बात करें कि ये किस अनुपात में बटेगा, तो आप पहले कह देंगे कि यार यहाँ पे 1 है तो यहाँ 2 होगा, बीच में 3 होगा 1 और 2 मिला के। यहाँ 1 है, इक्वल डिस्टेंस है, तो यहाँ भी 1 होगा। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 2 होगा। तो मैंने कहा यहाँ 2 यहाँ 2, यानी कि ये इक्वल है। इक्वल होगी तभी भाई बैलेंस हो रहा है यहाँ पे। अगर ये इक्वल है तो 3 एरिया है, तो मैं ये कह सकता हूँ 1.5 और 1.5, 3/2 उत्तर आ जाएगा। 3/2 उत्तर आ जाएगा। बताओ, ना आए तो कह देना। देखो सीजीएल 2019 में भी ऐसा सवाल आया था, एक और सेम टू सेम सवाल पूछा मैंने। देखो वही फॉर्मूला लगाएंगे, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर 19 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर 133 प्लस ट्वाइस ऑफ वाई जेड प्लस नहीं सॉरी एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स की जगह क्या रख देंगे? वाई स्क्वायर। तो मैंने देखा कि ये 361 माइनस 133, 11 में से 361 में से 131 जाएंगे, कितना बचेगा? मैं तो कह रहा हूं कि इसको ऐसा ही लिखा रहने देते हैं, 19 का स्क्वायर माइनस 19 गुणा 7 बराबर ट्वाइस ऑफ वाई कॉमन, और ब्रैकेट में ये 19 बचेगा। 19 से क्या ही कट जाएगा पूरा,
तो यहाँ पे y कितना आ जाएगा, 19 में से 7 गए, 12 का 2 यानी 6 आ जाएगा y जैसे ही 6 आया मैंने यहाँ रख दिया, घटाने से अच्छा था, टाइम खराब हो रहा था। z प्लस एक्स बराबर 13 आ गया, और यहाँ से जेड एक्स वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा 36। तो 9 और 4, 9 और 4, 9 और 4 का अंतर कितना है 5, यही सवाल का उत्तर है। देखो भाई, मैंने कहा कि हमें एलसीएम लेना है, तो मैं डायरेक्ट, अब आपको पता चल गया है कि एलसीएम लेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं एक्स एक्स माइनस 1 ब्रैकेट में एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, एक्स एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, अब मुझे तो सेम सेम बनाना है, तो मैं समझ गया सेम कैसे बनेगा। एक तो इसको इससे गुणा करके बन रहा है सेम, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक इसकी इससे गुणा करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 प्लस 4 बराबर 0। यहां से अगर मैं देखूं कि मैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x को t मान रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 3x को मैं t मान रहा हूं, तो इसकी वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगी t माइनस 4 प्लस 4 बराबर 0। तो ये आ गया जी t माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 0, t आ गया 2, t 2 आ गया, यानी यहाँ पे मैंने रख दिया 2। अब आपको x प्लस 1/x चाहिए, तो मैंने x से डिवाइड कर दिया, तो x प्लस 3 बराबर 2/x है, x से डिवाइड किया तो x माइनस 2/x कितना आ गया -3। अब मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ ये निकालने के लिए, तो x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 9। तो 4 जब इधर जाएगा तो 13 उत्तर आ जाएगा इस सवाल का। देखो, इस सवाल में कुछ भी नहीं है, बट मैंने पूछा है क्योंकि ये सीजीएल में पूछा गया, इसलिए मैं ये लिख सकता हूँ कि भाई साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर 2x माइनस 10 बराबर 3 बटा 4। कुरिया का बच्चा भी जानता है कि अगर स्क्वायर हटा लूँ तो साइन 2x माइनस 10 बराबर अंडर रूट 3 बटा 2 बराबर साइन 60। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू होती है, तो 2x माइनस 10 बराबर 60 है, तो हम ये कह सकते हैं x कितना आ गया जी 35। बहुत नॉर्मल सवाल था, x 35 आ गया, कभी देखा नहीं होगा इसलिए पूछ लिया। x अगर 35 है तो यहाँ से पता चल रहा है कि साइन की पावर 4 30 है। यहाँ पे एक बात और बताऊंगा, और cos की पावर 4 30 है। नीचे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 35 दिया 105 माइनस 15 90 इंटू कॉस स्क्वायर 90। यही है भाई, बोलो भाई यही है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि जी साइन की घात अगर हम 4 करेंगे तो क्या मिलेगा, तो साइन की घात जब 4 करेंगे तो 1/2 यानी 1/2 की घात 4 तो 1/16 प्लस 3 तिया 9/16 बटे, ये 0 हो जाएगा, कॉस 90 है तो 1, तो ये आ गया 10/16। 10/16 का मतलब 5/8। अब जैसे आप इस सवाल में देखेंगे तो साइन सी प्लस कॉस टी का फॉर्मूला लगना है, लेकिन हमने तो साइन सी प्लस कॉस डी का पढ़ा ही नहीं, तो हमें चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि ये साइन 73 है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। कॉस मैं इसको लिखूंगा 180 माइनस 43, ये होगा 43। तो ये साइन 73 प्लस कॉस 180 माइनस 43 सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन ये तो माइनस कॉस में ही आ जाएगा, तो हमें सेम लेके आना पड़ेगा ना, चेंज करना पड़ेगा। हम तो वापस कॉस में लेके आ रहे हैं इसको। 90 प्लस इसको कर लेते हैं 47, तो अब सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा तो माइनस का साइन 47 आ जाएगा। अब साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाते हैं, तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 कॉस, इन दोनों का सम कितना होगा भाई 73 और 47, 80 और 4 120 का आधा 60 इंटू साइन 73 में से 47 जाएगा तो 23 और 3 26/2 13। ठीक है, तो कॉस 60 कितना है 1/2, 2 से कट जाएगा, उत्तर क्या बचेगा सिर्फ साइन 13। आ रहा था किसी का साइन 13। अब जैसे ये सवाल है,
अब इस सवाल में मैं ये देख पा रहा हूं कि डिग्री से ये ऑप्शन कट हो जाएगा, ये हो जाएगा, बट दो ऑप्शन तो रह जाएंगे डिग्री से करने के लिए। आप समझना बात को, दो ऑप्शन रह जाएंगे। तो फिर मैंने कहा यार फिर तो मुझे वैल्यू पुट करनी चाहिए, मुझे x बराबर y बराबर z बराबर मान लेते हैं 1 पुट करना चाहिए। हम वैल्यू ऐसे ही पुट करते हैं। तो जब मैं 1 पुट कर रहा हूं तो ऊपर ये 3 की क्यूब हो रहा है और -1 की क्यूब, -1 की क्यूब, -1 की क्यूब, 27 में से 3 के 24 आ गया। अब मुझे पता है x y z एक रखने पे 24 बी ऑप्शन में आ रहा है, लेकिन डिग्री से अगर मैंने कराया तो मैं कर पाया, अन्यथा 24 तो इसमें भी आ रहा था, इसमें भी आ रहा था। लेकिन मैं ये डिग्री से बता पाया कि किसी भी स्थिति में पहला और चौथा ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनकी डिग्री सेम नहीं है। पहले वाले की डिग्री 1 है और चौथे वाले की d है। तो डिग्री से मुझे ये पता लग गया कि पहला और चौथा नहीं होगा, भले ही 24 आ रहे थे दोनों। मानते हो कि नहीं? बात आ रही है समझ या नहीं? ये एक सवाल एसएससी सीएचएसएल 2020 में आया सर्किल पे। आपको जानकर के हैरानी होगी कि जो हम अभी पढ़ रहे हैं ऐसा सवाल सीएचएसएल में पूछा भी गया 2020 में। देखो, केंद्र 1,2 और त्रिज्या 4 है। आप सबको पता है कि मान लेते हैं कि ये x, y है, ये 1,2 है और ये 4। तो मैं कह सकता हूं कि x - 1 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -2x - 4y, और ये कितना होगा जी? 1 का इधर है और 4 इधर है। 16 में से 4 जाएंगे, 12 बचेंगे। 16 में से 5 जा रहे हैं ना, 11 बचेंगे। ये उत्तर है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x - 4y बराबर 11, बी उत्तर। किसी को डाउट है यहाँ तक? कैसा लगा? मजा आया ना? ऐसे ही अगर आप रोज 25 सवाल मेरे साथ करते हो तो आपका सिलेक्शन दूर नहीं है। प्री में कोई नहीं रोक सकता आपका, कोई भी ताकत आपका एक सवाल भी गलत नहीं करा सकती। 100% स्कोर करके आओगे पेपर के अंदर। तो मिलते रहेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ। कल फिर मिलेंगे